हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट इंटरनल हो गया है, उसमें हम फेल भी हो गए, सेकंड इंटरनल अब आने वाला है, सिर पर है, कोर्स कॉलेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, कुछ दिन बाद हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन भी आ जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ना जो आपका जो सेशन है वही बहुत लेट शुरू हुआ था। कई लोगों का सेशन नवंबर में शुरू हुआ था, कुछ का दिसंबर में शुरू हुआ था। तो बेसिकली इन दिस वीडियो दिस इज़ फॉर ओनली फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो नीट वाले बच्चे जो है वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये सेशन जो है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वालों के लिए। एंड व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज़ दैट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, जिस पोजीशन में आप हो, जिस कंडीशन में आप हो, अभी जो इंटरनल्स चल रहे हैं उसमें क्या करना है और क्या आप कर सकते हो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आप फर्स्ट ईयर एग्जाम पास कर लो। क्योंकि ना बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत मिथ फैला हुआ है, बहुत सारे ज्ञानी लोग जो है बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं, फिर बेचारे बच्चे जो है परेशान होते रहते हैं। क्योंकि उनको समझ में आता है कि उनको लगता है इतनी पढ़ाई तो हम नहीं कर पाएंगे और इतना हमसे हो भी नहीं पाएगा और हो पा भी नहीं रहा है। ठीक है। सो जब मैंने इससे पहले वीडियोस डाले थे तब आप लोग जस्ट फर्स्ट ईयर में नए नए आए थे, आपको थोड़ा थोड़ा उस समय कॉलेज समझ में आना शुरू हुआ था। अब तक आप लोग काफ़ी एडजस्ट हो चुके होगे, आप लोग हॉस्टल में एडजस्ट हो चुके होगे, अपनी पढ़ाई में एडजस्ट हो चुके होगे, बुक्स आपको समझ में आ गई होगी, कॉलेज में कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, जो मैंने एमबीबीएस वालों के लिए बनाए हुए थे, उनमें से भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अभी हम नए सिरे से बात करेंगे, अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप आगे क्या कर सकते हो। तो देखो, एक बहुत बड़ा प्रेवलेंट जो प्रॉब्लम बच्चों को मिल रहा है, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, वो है कि सर हम इंटरनल्स में फ़ेल हो रहे हैं। उनके किसी के कॉलेज में हर हफ्ते पीसीटी होता है, किसी के कॉलेज में हर 2 हफ्ते में होता है। इंटरनल से एक बार हो चुके हैं, सेकंड इंटरनल शायद बच्चों का मोस्टली प्रोबेबली आ रहा होगा, और आप लोगों का आई थिंक ऑलमोस्ट एनाटॉमी में डिसेक्शन कंप्लीट होने वाला होगा। सो देखो, सबसे पहली चीज़ समझो, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो इंटरनल्स में फेल होते हैं। ठीक है, इंटरनल्स आर मेंट टू बी फेल्ड। इंटरनल्स क्यों इतने टफ बनाए जाते हैं, आई डोंट नो। किस क्यों ऐसा बनाया जाता है, आई डोंट नो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बट मुझे ये पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द इंटरनल्स में बच्चे फेल ही होते हैं। आपके अगर बैच में 150 बच्चे थे तो 150 बच्चों में से हो सकता है कि 15 बच्चे इंटरनल में पास होते हों। ठीक है, 10-15 बच्चे यही पास होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं फेल ही होते हैं। और तो मुझे लगता है कि जानबूझ के उनको फेल किया जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर किसी कॉलेज क्लास में फेल हो रहे हैं तो सारे बच्चे तो ख़राब नहीं हो सकते। ओके, सो ऐसा क्यों किया जाता है, आई डोंट नो। किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। बट ठीक है, इंटरनल्स में बच्चे फेल हो रहे हैं तो इसीलिए आपको इंटरनल का स्ट्रेस नहीं लेना है। पास हो जाते हो ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, पास हो जाते हो ठीक है। नहीं पास हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फेल भी हो जाते हो इंटरनल में तो भी आपको पेपर देना है, अटेंडेंस आपको अपनी पूरी रखनी है। जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो आपके बैच के मोस्ट ऑफ द लोग पास हो जाएंगे। मतलब अगर आपके बैच में 150 बच्चे हैं तो 150 बच्चों में से 100-110 बच्चे आपके फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें पास होंगे। ठीक है, 1/3 बच्चे वहाँ पे भी फेल होंगे, लेकिन 100 बच्चे करीब तब वहाँ पे पास होंगे। तो ये जो आपके अभी केवल बैच में 15 बच्चे पास हो रहे हैं ना, उसकी जगह पे 85 बच्चे और, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 बच्चे आपके पास हो जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। इसलिए आपको कोशिश हरदम ये रखनी है कि आप टॉप 2/3 के अंदर तो रहो। ठीक है, आप अपने बैच में एटलीस्ट बॉटम 33% में ना रहो, टॉप 66% के अंदर रहो, या और अच्छा टारगेट करें तो टॉप 50% के अंदर तो रहो। मतलब इतना ख़राब तो आपका स्कोर ना हो कि आप बिल्कुल ही बॉटम के टॉप 20-30% के अंदर रहो। ठीक है, पहली चीज़ तो हमको ये करनी है। बट देखो क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे है। क्योंकि हमको कोचिंग की आदत होती है, हम नीट में जब प्रिपरेशन करके आते हैं तो हम प्रॉपर कोचिंग लेकर के आए होते हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ऐसा कोई सिस्टमेटिक चीज़ नहीं है। ठीक है, एंड कॉलेज में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं बहुत सारी चीज़ें तो हमें समझ में भी नहीं आती। लेक्चर्स जो होते हैं वो उतने आर्टिकुलेटेड, उतने सफिस्टिकेटेड, उतने क्रिस्प नहीं होते हैं जितना हमको कोचिंग में पढ़ने की आदत रही होती है। इसलिए हमको प्रॉब्लम ये भी आती है कि वो जो लेक्चर्स होते हैं वो हमको समझ में भी नहीं आते। एंड कई बार जो टीचर्स होते हैं वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मतलब दे आर प्रोफेशनली डॉक्टर्स, दे आर नॉट टीचर्स, सो दे कांट टीच दैट वेल। उनको कई बार बच्चों का जो वो होता है, उनके पास नॉलेज बहुत होता है, वो पढ़ाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पढ़ा कुछ नहीं पाते। अल्टीमेटली बच्चा जो होता है बस समझता रह जाता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर पढ़ाने के मामले में मैं कहूँ तो एम्स का एक चीज़ बहुत अच्छी है कि एम्स में जब आप आते हो तो वो बहुत बेसिक से, बहुत सिंपल तरीके से छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते हैं और वहाँ से हायर कॉन्सेप्ट्स पे ले जाते हैं। कभी भी हायर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पढ़ाई शुरू नहीं की जाती। एंड दैट इज़ द वे हाउ स्टडी शुड बी डन। ऑलवेज गो विद द बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट। एंड जब आप फाइनल एग्जाम होगा तब आपसे मोस्टली बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। टफ क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। सिंपल बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। चाहे वो आज आप एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, कल को आप एमडी का एग्ज़ाम दोगे, सिंपल बेसिक चीज़ें भी बच्चे नहीं बता पाते और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ओके, सो आपका चाहे जो भी एग्ज़ाम चल रहा हो, आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को फाइनल एग्ज़ाम के लिए। फाइनल एग्ज़ाम इन द सेंस कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो आपका अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, जब भी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा,
उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है आप उसके लिए अपने आप को तैयार करो। इंटरनल्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अटेंडेंस आपको मेंटेन रखनी है, इंटरनल्स में आपके नंबर कम भी आएंगे तो भी आपका काम चल जाता है। मोस्टली बच्चों को, किसी बच्चे को कोई कॉलेज रोकता नहीं है, सबको एग्ज़ाम देने मिलता है, ठीक है। अटेंडेंस आपकी ज़रूर कम होती है तो वो उसके लिए परेशान करते हैं, हो सकता है इंटरनल में नंबर कम हो, आई डोंट नो, कोई कॉलेज हो सकता है कि आपको पैसे के लिए एक्सटॉर्ट करे कि नंबर तुम्हारे कम है, इंटरनल्स में हम एग्ज़ाम देने नहीं देंगे, इतने पैसे लेकर के आओ। इस तरह की चीज़ें भी मैंने सुनी है, कहानियाँ सुनी है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि किस कॉलेज में होता है किस में नहीं होता, बट अल्टीमेटली सबको फाइनल एग्ज़ाम देने मिलता है, ठीक है। सो ये तो मान के चलो कि फाइनल एग्ज़ाम तो तुम्हें देने मिलेगा। अब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है? पहली बात, पिछले 5 साल के अपनी यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं उनको उठाओ, और उन पेपर्स को उठा करके चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन नोट कर लो कि किस किस, जैसे मान लो अपर लिम्ब से क्या क्वेश्चन आए थे, लोअर लिम्ब से क्या क्वेश्चन आए थे, एब्डोमेन से क्या क्वेश्चन आया था, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्ड बाई वर्ड रिपीट होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वर्ड बाई वर्ड रिपीट होंगे। अगर आप इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हो और आप सोचते हो कि नॉलेज के दम पे आप उस एग्ज़ाम को निकाल लोगे, आप गलत हो। आपको प्रीवियस अपने एग्ज़ाम का पैटर्न देख करके क्या पूछा गया है एग्ज़ाम में, क्या आता है एग्ज़ाम में, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इन मेडिकल फील्ड आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट विन इन एनी एग्ज़ाम बाय योर नॉलेज। यू हैव टू स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेपर, जिसका पेपर आ रहा है। चाहे आप MBBS की बात कर लो, चाहे आप PG की बात कर लो, चाहे आप MD के एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे आप DM के एग्ज़ाम की बात कर लो, चाहे आप DM के फाइनल एग्ज़ाम की बात कर लो। फ्रॉम वेरी स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक, जब तक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना शुरू नहीं करोगे, यू कैन नॉट क्लियर एनी एग्ज़ाम। इसलिए इस भरोसे मत रहना कि तुम MBBS करने आए हो तो तुम बहुत सारा नॉलेज गेन कर लोगे। नॉलेज गेन करना अपने आप में एक डिफरेंट प्रोसेस है, एक अलग प्रोसेस है। एग्ज़ाम निकालना अपने आप में एक अलग स्किल है। एग्ज़ाम के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्ट लिखना पड़ता है आंसर, और इतना कंटेंट दिमाग में रिटेन करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप सब कुछ पढ़ते रह जाओगे तो आपके दिमाग में होंगी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, लिख नहीं पाओगे आप एग्ज़ाम में उतने गिवन टाइम में, एंड दैट विल क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सो पास्ट 5 साल की यूनिवर्सिटी के पेपर्स आपको उठाने हैं, या तो आपको आपकी लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे, नहीं तो आप अपने सीनियर्स से पूछना, उनके पास पेपर्स अवेलेबल होंगे। नहीं तो अगर आपका बैच पहला है और आपके पास सीनियर्स नहीं है, या सीनियर्स आपके हेल्पफुल नहीं है, तो सेम यूनिवर्सिटी से कोई और मेडिकल कॉलेज भी होगा जो एफिलिएटेड होगा, उनके सीनियर्स से मांग लेना, कहीं ना कहीं से तुम जुगाड़ कर लेना, तुम्हें यूनिवर्सिटी के पेपर मिल जाएंगे पिछले 5 साल के, पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स। ओके, पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमारा कॉलेज नया है तो 5 साल के पेपर्स कहाँ से आएंगे? तुम्हारे कॉलेज से मतलब नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी से। तुम्हारा कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी से और दूसरे कॉलेज भी एफिलिएटेड होंगे। तुम्हारी यूनिवर्सिटी पुरानी होगी, भले ही कॉलेज नया हो, ठीक है। सो पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स उठाओ। 5 साल के पेपर भी ज़्यादा लग रहे हैं तो 3 साल के उठा लो, लेकिन वो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज दीज सेम क्वेश्चंस विल गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द योर फाइनल एग्जाम। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आज तक आता रहा है, वही सेम क्वेश्चन आपका फिर फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। और मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इंटरनल्स में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, कुछ भी उठाएंगे, कुछ भी पेपर बना देते हैं। इंटरनल्स का पेपर मैंने देखा हुआ है, हाई यूनिवर्सिटी चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा कॉलेज क्यों ना हो, जो मन में आएगा वो दे देते हैं, भले ही फाइनल एग्जाम से उसका कोई लेना देना ना हो। जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था, ये प्रॉब्लम मुझे उस समय हुई थी कि इंटरनल्स के पेपर्स समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो फिर उस समय मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं फाइनल ईयर के जो फाइनल हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं उस पर जाऊँ कि नहीं, क्योंकि क्या पता कुछ भी पूछ लें। लेकिन एक्चुअली जो फाइनल पेपर बनता है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर बनता है, जो यूनिवर्सिटी ने आज तक पूछा है वही पूछती है, ठीक है। और अगर उस यूनिवर्सिटी इससे आगे आजू बाजू इधर उधर कुछ फालतू पूछना शुरू कर देती है तो किसी बच्चे से एग्जाम में पेपर नहीं बनता। तो एंड इन दैट केस वो सबको फेल नहीं करते, वो सबको पास करते हैं, तो वो आपके फ़ायदे में ही जाता है। इसलिए आपको पढ़ना लिमिटेड कंटेंट ही है। स्टार्टिंग से पेपर्स उठाओ, उनके स्टार्टिंग से नोट्स बनाते हुए चलो, स्टैंडर्ड नोट्स। अब वो नोट्स कैसे बनाना है वो भी अभी मैं बता देता हूँ। उन नोट्स को बना करके अपने पास रखो, क्योंकि लास्ट में इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज कर पाओगे। लास्ट में अगर आप आंसर छांटने बैठोगे कि ये क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, इसका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, कौन सी बुक में किस जगह पे लिखा हुआ है, इट विल वेस्ट ए लॉट ऑफ योर टाइम। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर ढूंढने में निकल जाएगा, आपको याद करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए नोट्स अभी से बना के चलने हैं, ठीक है। सो कौन कौन सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए? एनाटॉमी में केवल एक किताब काम की है, BDC के अलावा अगर आप कोई और बुक यूज़ करते हो तो आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने सिर्फ BDC का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बुक है जो मोस्ट ऑफ द लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो यू कैन यूज़ BDC। ओके, अब BDC में अगर मान लो आपको कोई आंसर ना मिले
ठीक है, तो आप ऑनलाइन से भी वो आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा आप किसी के हैंड रिटन नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। आजकल कुछ कोचिंग्स हैं जो नोट्स अपने बेचती भी हैं फर्स्ट ईयर MBBS वालों के लिए, वो भी आप खरीद सकते हो। किसी भी तरह के से अगर आप अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हो, किसी के बने बनाए नोट्स अगर आपको मिल जाएँ, किसी और की करी हुई मेहनत अगर आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ आसान बना सकते हो, आपको यूज़ करना चाहिए। उस ओल्ड फ़िलॉसफ़ी में मत चलना जो जिसमें हमारे बुड्ढे लोग हमसे कहते थे कि अरे अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो रगड़ रगड़ के खुद किताब से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। ये सब फालतू बकवास की बातें हैं। तब के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। हार्ड वर्क, बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, उनको यूज़ करो, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना और रटना आपको खुद ही पड़ेगा, वो कोई और नहीं कर लेगा। ठीक है। इन फिजियोलॉजी यू कैन यूज़ सैम्बोलिंगम। सैम्बोलिंगम अगर आपको लगता है कि बहुत आसान किताब पढ़ रही है, एक्चुअली सैम्बोलिंगम की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए हुए हैं, सो दे कैन हेल्प यू अलॉट। अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हो तो एकेजन आप यूज़ कर सकते हो। एकेजन पर्सनली मैंने यूज़ नहीं की थी, क्योंकि मुझे एकेजन एक्चुअली आपका गाइटन और सैम्बोलिंगम इन दोनों से मिला करके बनी हुई है, मतलब इस तरह से कुछ बीच बीच का मिक्सचर है उसमें। तो कई बार ना एकेजन से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने लगते, मुझे नहीं आते थे। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सो बट इफ़ यू वांट टू यूज़, यू कैन यूज़ एकेजन। इसके अलावा अगर मार्केट में कोई नई किताब है जो आपको अच्छी लगती है, आप यूज़ कर सकते हो। योर मेन गोल शुड बी, यूनिवर्सिटी में जो पूछा गया है वो आंसर आपको लिखते बनना चाहिए। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में यू कैन यूज़ सत्यनारायण या वासुदेवन आप यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग SK गुप्ता यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप और कुछ कोई सी भी किताब जो आपको सिंपल लगती हो भी यूज़ कर सकते हो। हैंड मेड नोट्स किसी भी कोचिंग के, कहीं के भी, किसी भी टीचर के, किसी आपके सीनियर के कि कहीं से भी मिल जाएँ जो आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिख दें, दैट विल बी वेरी गुड। कौन सी बुक्स यूज़ नहीं करनी है? फॉर आंसर राइटिंग डू नॉट यूज़ गाइटन और गेनोंग। ठीक है, यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट। इन बायोकेमिस्ट्री डू नॉट यूज़ हार्पर पढ़ने का अब टाइम नहीं है। ठीक है। ये सब चीज़ें जो है बहुत हाई फाई चीज़ें हैं, और कई बार गाइटन, गेनोंग, हार्पर इन सब से मिला करके कहीं कहीं आपको नोट्स मिल जाएंगे किसी कोचिंग के, उसमें शायद थोड़ा बहुत पहले से गाइटन, गेनोंग का दिया हुआ हो फिजियोलॉजी में, या उनके बायोकेमिस्ट्री के नोट्स में शायद उन्होंने कहीं पे हार्पर के कोई टेबल, कोई डायग्राम कुछ यूज़ किया हुआ, वो आप ले सकते हो। आई डू नॉट बिलीव इन दोज थिंग्स। आई थिंक दैट यू शुड स्टिक टू बेसिक थिंग्स, बिकॉज आपको पास होना है। आपको अभी अपनी ज़्यादा इंटेलिजेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंस दिखाने का टाइम होता है PG का। आपके MBBS में आपने कितने गोल्ड मेडल लिए उससे आपके जीवन में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। PG आपने कितने अच्छे और कितनी बढ़िया रैंक से क्रैक करी, वो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हम उस चीज़ के लिए अलग प्रिपरेशन करेंगे। अभी बस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपको पास करना है, ओके, क्योंकि अकेले पास होना ज़रूरी है। टॉप करना आपके लिए इट्स नॉट योर प्रायोरिटी। ठीक है। खास करके लड़कों, तुम्हें जीवन में और भी अगर कुछ करने की इच्छा है तो सिर्फ पढ़ाई से बाहर निकल करके तुम्हें थोड़ा सा इस पढ़ाई को इस तरह से सिस्टमेटाइज़ करना होगा कि तुम जीवन में कुछ और भी कर पाओ पढ़ाई के अलावा। ठीक है। प्री PG कोचिंग के नोट्स यूज़ मत करना, और प्री PG की कोचिंग करने अभी मत बैठना फर्स्ट ईयर में। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज पासिंग द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, नॉट डूइंग द PG कोचिंग। ओके, सो प्री PG की कोचिंग की अगर तुमने नोट्स अभी तक किए हुए हैं, वीडियोस देखे हुए हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो नॉलेज गेन करना था तुमने कर लिया, उस चीज़ को तुम रिज्यूम कर लेना जब तुम सेकेंड ईयर में पहुँचोगे। अभी फर्स्ट ईयर में पहले यूनिवर्सिटी पढ़ लो। ओके, अब ये बात हो गई आपके थ्योरी पेपर्स की। आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी थ्योरी पेपर्स का पैटर्न भी पता कर लेना। एनाटॉमी के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। बायोकेमिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। फिजियोलॉजी के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। इस तरह से 6 पेपर्स आपके होते हैं। 6 अलग अलग दिन होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। 100 नंबर का एक पेपर होता है। पेपर बहुत लंबा आता है। एक एक पेपर में पार्ट A और पार्ट B होता है। पार्ट A में अलग क्वेश्चन होते हैं, पार्ट B में अलग क्वेश्चन होते हैं। यूजुअली आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो या ये कर लो। आपको सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, और पेपर बहुत लेंदी होता है, इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। ओके, दिस वाज अबाउट थ्योरी। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में एनाटॉमी में बोन्स, सारी बोन्स नहीं हो पाएंगी, कुछ ही बोन्स हो पाएंगी, तो कुछ बोन्स को ढंग से कर लेना। कुछ बड़ी बड़ी जो बोन्स है, चाहे आपकी फीमर हो गई, चाहे आपकी टीबिया हो गई, ठीक है, चाहे आपका रेडियस अल्ना हो गया, और कुछ आपकी बोन्स क्लेविकल हो गई, कुछ बोन्स आप ढंग से कर लेना। और मतलब ढंग से कर लेने का मतलब उसमें 10-15 अटैचमेंट याद कर लेना। बाकी छोटी छोटी जो बोन्स हैं उनका केवल अगर आप साइड आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हो कि लेफ्ट साइड की है, राइट साइड की, उनके पार्ट्स थोड़े बहुत बता देते हो, उतने से आपका काम चल जाएगा। ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन्स आपको 2-3 ऑर्गन्स अच्छे से प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना। लिवर हो, लंग्स हो, आपका हार्ट हो, किडनी हो, टेस्टिस हो, ठीक है, जो भी आपके कॉलेज में ट्रेंड चला आ रहा है। प्रैक्टिकल्स में मेन डिपेंड करता है कि कॉलेज में आपके पूछते क्या हैं। कुछ टीचर्स का कुछ फेवरेट ऑर्गन होता है या फेवरेट बोन होती है, तो उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपने कॉलेज लेवल पे देख लेना, अपने सीनियर्स से पूछ लेना कि तुम्हारे टीचर्स क्या पूछते हैं, और उस चीज़ को ढंग से करके जाना। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, आपको पूरी एम्ब्रियोलॉजी नहीं करनी है,
केवल ये देख लो कि पुरानी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में एम्ब्रियोलॉजी का क्या पार्ट पूछा गया था और प्रैक्टिकल्स में जो आपसे पूछा जाता है उसमें एम्ब्रियोलॉजी का क्या पार्ट पूछा जाता है। सेम गोज विद हिस्टोलॉजी, गिनी चुनी 8, 10, 15 स्लाइड्स जो आपके कॉलेज में पूछी जाती हूँ उसको ढंग से पढ़ करके जाना, पूरी हिस्टोलॉजी अलग से पढ़ने मत बैठना, यू कांट कंप्लीट इट, ठीक है। अटेंडेंस आपकी बहुत मैटर करती है, अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखना, और किसी भी हालत में किसी भी प्रोफेसर से कभी लड़ना नहीं है, मैनेजमेंट से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। आपको हरदम और हरदम अपने रिलेशनशिप कॉलेज में प्रोफेसर से और मैनेजमेंट से अच्छे से बना के रखने हैं। सो बिकॉज यू कैन नॉट विन विद देम, यू कैन नॉट फाइट देम, सो प्लीज़ हैव पेशेंस। भले ही आपको समझ में आ रहा हो कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन कई मायने में उनके पास आपसे बहुत ज़्यादा पावर होता है एंड दे कैन फेल यू एंड दे कैन पास यू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं ऐसा नहीं किसी को परेशान करते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लग भी रहा है तो प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ योर ओन फ्यूचर जस्ट कीप योर माउथ शट एंड जस्ट जब आपको उस कॉलेज में पढ़ना है और पास होकर के वहाँ से निकलना है। ज़बरदस्ती की लड़ाई में नहीं उलझना है किसी में, ठीक है। ज़बरदस्ती की नेतागिरी नहीं देनी है। कॉलेज में चुपचाप शांति से अपनी पढ़ाई करो और निकलो। अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जिसमें पूरे बैच के साथ ही कुछ ख़राब हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ दिक्कत हो रही है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, बट मोस्टली आपका एक जो रूल है, जो जनरल रूल है, वो ये है कि हमें बस एग्ज़ाम देना है, वहाँ से पास होना है, निकलना है, उस कॉलेज से बाहर निकलना है। ज़बरदस्ती वहाँ पर हमको किसी से पंगा नहीं लेना है, ठीक है। फिर सारी प्रिपरेशन जो होती है फाइनल एग्ज़ाम की, वो लास्ट के 2 महीने में होती है। आपको अभी गैप मिलेगा, आपके कॉलेज कंप्लीट होने के बाद 10-15-20 दिन का टाइम मिलेगा, फिर आपके प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होंगे, फिर आपको 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा, फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होंगे। आपको प्री यूनिवर्सिटी के पहले भी टाइम मिलेगा, यूनिवर्सिटी के पहले भी टाइम मिलेगा। ये जो 2-3 महीने का टाइम मिलता है, ये टाइम सफिशिएंट होता है सेल्फ स्टडी के लिए। इतने बीच में आप बहुत कुछ कर सकते हो और इतना टाइम सफिशिएंट होता है पास करने के लिए। अभी तक आपको कॉलेज की भाग दौड़ और साथ में इस सब कुछ करने के साथ साथ आपको टाइम नहीं मिल पाया होगा, लेकिन जैसे आपके कॉलेज बंद होंगे आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम मिलेगा। आपने नीट के टाइम पे भी पढ़ाई करी है, यू नो कि सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो तो यू कैन परफॉर्म वेरी वेल, ओके। प्री यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स होंगे आपके कॉलेज के और आपकी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सब कॉलेज के जो जो भी पेपर होंगे उन सारे पेपर्स को सॉल्व करके जाना है। इट विल टेक ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन करना है। खास करके जो क्वेश्चन आपके प्री यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 1, 2 एंड 3 कॉलेजेस हैं और मान लो कि उन्होंने सेम क्वेश्चन आपके तीनों कॉलेज ने पूछा है प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे प्री बोर्ड होता है ना हमारा, बोर्ड के पहले, तो वो तो कॉलेज लेवल पे बनता है, स्कूल लेवल पे बनता है, ऐसे प्री यूनिवर्सिटी का पेपर बनता है कॉलेज लेवल पर। तो अगर आपके प्री यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर कॉलेज ने पूछ रखे हैं, रिपीट किए हैं, से फॉर एग्जांपल मान लो आपका क्वेश्चन है, मान लो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, वो आपके कॉलेज ने भी पूछा, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर वाले दूसरे कॉलेज ने भी पूछा, तीसरे कॉलेज ने भी पूछा, तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल किसी ने रेक्टस क्षेत्र पे क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो आपके कॉलेज में भी पूछा गया है, किसी और कॉलेज में भी पूछा गया, तो जितनी ज़्यादा बार कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्री यूनिवर्सिटी में, उतनी ही उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से आप पहले से अपने क्वेश्चन बैंक और सारी चीज़ें तैयार करके जाओगे, एंड इन दिस वे इफ़ यू गिव द एग्ज़ाम देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पास। बहुत ईजी नहीं होता है एमबीबीएस पास करना, लेकिन बहुत टफ भी नहीं होता है। देयर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पास, ओके। सो आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अभी इंटरनल्स आपके चल रहे हैं, उसमें अगर आप फेल भी हो जाते हो घबराना नहीं है, पेपर देना है प्रॉपरली अपने को, और अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखनी है, फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करना है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट डॉक्टर सौरभ जैन एम्स, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर मुझे मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू।